ये घटना है वेस्टफील्ड न्यू जर्सी की, जब 17 सितंबर 1925 को जॉन लिस्ट का जन्म होता है। इसके माता पिता अपने बेटे की बड़े ही अच्छे से परवरिश करते हैं। जॉन अब धीरे धीरे कर बड़ा हो रहा था। उसे बाहर घूमने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन उसके माता पिता का ये कहना था कि बेटा तुम्हें ज्यादा घूमने फिरने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, भगवान के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता काफी ज्यादा धार्मिक किस्म के थे। लेकिन उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, जिसके चलते वो अपने बेटे से यही बात कहते कि तुम्हें पढ़ाई करनी है और ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जॉन भी अपने माता पिता की सारी बातें मानता है। हर रोज वो सुबह उठकर नहा धोकर चर्च जाया करता था। काफी ज्यादा रिलीजियस वो बन चुका था और वो हर एक व्यक्ति से सिर्फ काम की बात ही किया करता था। धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो बड़ा हो गया। अब वो मिलिट्री जाकर ज्वाइन उसने कर ली थी, लेकिन कुछ एक दिनों बाद ही वो मिलिट्री से वापस आ जाता है। अकाउंटेंट की आकर वो जॉब करने लगता है और इसी तरह उसने काफी सारी अपनी जॉब बदली और आखिर में वो एक पेपर कंपनी में एक सुपरवाइजर के रूप में काम करने लगता है। लेकिन 1951 में इसकी मुलाकात हेलन मॉरिस टेलर से होती है। इस महिला की पहले भी शादी मार्विन टेलर नाम के एक व्यक्ति से हो चुकी थी, लेकिन उसकी बाद में मौत हो गई और अब ये विडो हो चुकी थी। ये दोनों ही लोग मुलाकात के बाद एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और इस घटना को बीते हुए अभी कुछ एक दिन ही हुए होंगे कि हेलन ने जॉन से ये बात कही कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जॉन काफी ज्यादा धार्मिक किस्म का था, जिसके चलते उसने ज्यादा आनाकानी नहीं की और उसने सीधी ये बात हेलन से कह दी कि अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो मुझे इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। और आखिरकार वो लोग उस घटना के 1-2 महीने बाद ही शादी कर लेते हैं। लेकिन जब उन दोनों की शादी हो चुकी थी, शादी के बाद कुछ एक दिन बीत चुके थे, तो इसी बीच हेलन ने जॉन को बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। ये बात उसने वैसे ही जॉन को बोल दी थी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जॉन सीधा उसे शादी के लिए ही बोल देगा। दरअसल उसे जॉन काफी ज्यादा पसंद था और उसने यही बात देखने के लिए कि अगर मैं सच में ही प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो जॉन किस तरह का रिएक्शन करेगा, ये बात उसने बोल दी थी। लेकिन बाद में उसकी हिम्मत नहीं बन पाई कि वो इस बात को जॉन को बता सके। लेकिन जॉन ने अब यही बात कही कि कोई बात नहीं, तुमने जिस तरह की भी बातें कही थी अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो। जॉन और हेलन की शादी के कुछ एक दिनों बाद ही उन्हें एक लड़की होती है जिसका नाम उन्होंने पैट्रिका रखा। उसके कुछ एक दिनों बाद उन्हें एक और लड़का होता है जिसका नाम उन लोगों ने फेडरिक रखा और उसके बाद एक आखिरी लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने जॉन जूनियर रखा। अब इनकी जिंदगी बड़े ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन इसी टाइम हेलन की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगती है, जिसके चलते जॉन उसे लेकर डॉक्टर के पास जा पहुंचता है। और वहां पर जाकर जब डॉक्टर ने हेलन की पूरी रिपोर्ट निकाली तो उसे पता चलता है कि इसे सिफिलिस नाम की बीमारी हो चुकी है और इसे ये बीमारी इसके पिछले पति से मिली थी। लेकिन जॉन का यही कहना था कि इसमें हेलन की तो क्या गलती है और जो भी हो हम इसका इलाज करवा लेंगे, जैसे भी इसकी दवाइयां चलने वाली हैं वो आप उसे दे दीजिए। डॉक्टर के साथ यही सब बातें करके वो दोनों वापस घर पर आ जाते हैं और कुछ एक दिन यूं ही जब टाइम बीतता है तो वो लोग वेस्टफील्ड से न्यू जर्सी जा पहुंचते हैं। वहां पर रहकर अपने काम के प्रति जॉन काफी ज्यादा मेहनत करता है और इसके साथ साथ उसका यही रूटीन था कि हर रोज सुबह तैयार होकर चर्च जाना और वहां पर अच्छे से अपनी प्रेयर वगैरह कर लेने के बाद अपने काम पर चले जाना। लेकिन जॉन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा वफादार था, काफी ज्यादा मन लगाकर वो काम किया करता था। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब उसे एक बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब उसकी तनख्वाह काफी ज्यादा हो चुकी थी। परिवार अब काफी ज्यादा खुश था कि हमारे घर की आमदनी अब बढ़ चुकी है और अब हम लोग खुलकर खर्चा कर सकते हैं। अब उसकी पत्नी बड़े बड़े ख्याल देखने लगी थी और उसने ये बात जॉन से कही कि हमारे शहर में प्रीज कनोल हवेली जो है तुम उसे खरीद लो, वो काफी ज्यादा बड़ी है। मैंने सुना है कि उसके अंदर 19 कमरे हैं और वहां पर इसके अलावा भी काफी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन पहले तो जॉन ने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। लेकिन जब उसकी वाइफ उसके सामने कुछ ज्यादा ही जिद करती है तो जॉन ने यही बात सोची कि अब तो उसकी काफी अच्छी नौकरी लग चुकी है, क्यों ना वो थोड़े पैसे उधार ले ले। उसके बाद धीरे धीरे कर अब उसकी आमदनी बढ़ चुकी है तो वो सारा का सारा कर्ज उतार देगा। जिसके चलते जॉन अपनी माँ के पास जाता है और वहां पर जाकर उसने ये बात कही कि मैं इस तरह एक हवेली लेना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है, धीरे धीरे कर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। उसकी माँ ने कहा कि चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पैसे के लिए मना नहीं करती, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी तुम हवेली लेने वाले हो उसके ऊपर वाले फ्लोर पर मैं भी रहा करूंगी। जॉन इस बात के लिए मान जाता है और पहले तो उसकी माँ एल्मा भी इस बात के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि वो जॉन की वाइफ हेलन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी और इन दोनों के बीच ज्यादा नहीं बना करती थी। लेकिन जॉन उसका बेटा है और उसने किसी चीज को मांगा है तो कोई माँ किस तरह से मना कर सकती है। एल्मा ने भी इस बात के लिए हाँ भर दी और वो इसी शर्त को लेकर कि वो भी वहीं पर रहने वाली है उसे पैसे दे देती है। जॉन जाकर उस हवेली को खरीद लेता है और पूरा का पूरा परिवार वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब पूरा परिवार बिल्कुल खुश था। जॉन का हर रोज का यही काम रहा करता था कि हर रोज सुबह तैयार होना, उसके बाद अपनी जॉब पर चले जाना और उसके अलावा इनके तीनों बेटे अपने अपने स्कूल में चले जाया करते थे। अगले कुछ एक दिन तो ये सारी बातें यूं ही चलती रहती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब किन्हीं कारणों के चलते जॉन को उस बैंक से निकाल दिया जाता है। जॉन वापस घर पर आ चुका था और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो अपने परिवार को ये बात बोले कि उसकी नौकरी जा चुकी है और जिस तरह का वादा उसने अपनी माँ से किया था कि उनके सारे पैसे वो वापस लौटा देगा, अब वो उन पैसों को नहीं लौटा सकता। जिसके चलते जॉन ने अपने
अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया और वो इसी तरह जिस तरह की हर रोज वो जॉब पर जाया करता था यूं ही जॉब पर जाता रहता है। उसके बच्चे भी हर रोज स्कूल में तैयार होकर चले जाया करते थे। जॉन भी अपने सारा का सारा सामान वगैरह लेकर हर रोज की तरह जैसा कि वो बैंक में जाया करता था वो यूं ही जाता रहता है और टाइम पास के लिए वो किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी भी ट्रेन में चढ़ जाया करता था और इसी तरह पूरा दिन कहीं ना कहीं पर घूमकर वापस अपने घर पर शाम को आ जाया करता था। उसने अपने घर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो किस तरह के हालातों को फेस कर रहा है और इसी तरह घूमते घूमते जब वो ट्रेनों में टाइम पास कर रहा था तो दूसरी तरफ वो और नौकरियों के लिए भी ट्राई कर रहा था। इसी बीच उसकी काफी सारी नौकरियां लगती हैं लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है और उसके दिमाग पर हमेशा स्ट्रेस बना रहा करता था कि अब वो आगे क्या करेगा। उसकी माँ के बैंक अकाउंट के बारे में उसे पता था, उसकी माँ उसके ऊपर विश्वास किया करती थी और उसने अपनी चेकबुक भी उसे ही दे रखी थी जिसके चलते जॉन कभी कभार उनके खाते से पैसे निकलवा लिया करता था और इसी तरह जॉन का अब काम चल रहा था। अब उसने अपनी माँ के अकाउंट से भी काफी सारे पैसे निकाल लिए थे। उनके बच्चे लगातार खर्चे बढ़ाते जा रहे थे क्योंकि उन्हें यही अंदाजा था कि उनके पिता की एक काफी ज्यादा अच्छी जॉब लग चुकी है लेकिन असल में उनके पास पैसे की लगातार तंगी होती जा रही थी और जॉन ये बात भी बोला करता था कि गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं। और कुछ एक दिनों बाद ही जॉन जल्दी अपने घर पर वापस आने लगता है, अपना कुछ एक टाइम परिवार के साथ बिताने लगता है। तो इसी टाइम उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को नशे की लत लग चुकी है और वो अपने स्कूल में काफी सारे बॉयफ्रेंड बनाए हुए है आज के टाइम में और इसकी संगत लगातार बिगड़ती जा रही है। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी को भी लगातार बीमारी बढ़ती जा रही थी, समस्या उसकी बढ़ती जा रही थी उसी बीमारी के कारण जो कि उसे अपने पिछले पति से मिली थी। अब उसे खड़े खड़े ही चक्कर आने लगे थे लेकिन वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थी कि उसके पति की एक ऐसी जगह पर जॉब लगी है जहां से उन्हें काफी अच्छी सैलरी आ रही है जिसके चलते वो भी शराब पीना शुरू कर देती है अपने इन सारे की सारी बीमारियों को भुलाने के लिए। लेकिन इसका शराब पीने का ये शौक कब इसकी आदत बन गई इसे भी इस बारे में नहीं पता था। एक टाइम था जब उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा रिलीजियस हुआ करती थी, हर रोज वो चर्च जाया करते थे, भगवान में काफी ज्यादा विश्वास रखा करते थे। लेकिन आज के टाइम में उसकी बेटी अलग नशे कर रही थी, अलग अफेयर चला रही थी बाहर किसी और लड़कों के साथ। दूसरी तरफ उसकी खुद की पत्नी यहाँ पर शराब पीकर अपने घर पर पड़ी रहा करती थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे, जहां उसकी नौकरी भी जा चुकी थी और जॉन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि उसे अपनी जान दे देनी चाहिए लेकिन उसका ये भी मानना था कि ये एक पाप है, कोई कायर ही आत्महत्या करता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो मुझे नर्क जाना होगा। लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे। उसने अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की लेकिन आखिर में वो असफल रहा और आज के टाइम के हालात वो देख ही सकता था। उसने ये बात तो पहले ही सोच ली थी कि गरीबी एक अभिशाप है और अपने परिवार को गरीबी से बचाने का आखिरकार उसने एक फॉर्मूला निकाल भी लिया। और तब तक टाइम आ चुका था 9 नवंबर 1971 का, जब वो सुबह उठता है, अच्छे से नहा धोकर अपने चर्च में जाता है, वहां पर जाकर अच्छे से प्रेयर करता है और वापस घर पर आता है। घर पर आकर उसने अपनी वाइफ से ये बात पूछी कि बच्चे कहां पर हैं, तो उसकी वाइफ ने कहा कि बच्चे तो तैयार होकर स्कूल जा चुके हैं। जिसके बाद वो अपनी वाइफ के पास बैठ काफी देर तक वो उसके साथ बातें करता है। वो सभी बातें करता है कि हम किस तरह से मिले थे, हम एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे और इसी तरह की कुछ एक देर बातें कर लेने के बाद उसकी वाइफ ये बात कहती है कि मुझे अब खाना भी तैयार करना है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ये बात बोलकर वो किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और पीछे से जॉन जाकर उसकी कनपटी पर बंदूक रखकर गोली चला देता है। बंदूक चलते ही गोली उसके सिर से आर पार हो गई और वो वहीं पर गिर जाती है। इससे पहले ही जॉन ने इसका जुगाड़ कर लिया था, जिसके लिए वो वहां पर एक स्लीपिंग बैग को लेकर आता है और उसके बाद अपनी वाइफ की बॉडी को उसमें डाल देता है और उसके बाद उसे एक हॉल में ले जाकर वहां पर रख देता है और वापस आकर वहां पर जितना भी खून फैला हुआ था उसे साफ करने लगता है। अब नीचे का सारा साफ सफाई हो चुकी थी, जिसके बाद जॉन अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ ऊपर अपने खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि वो इसके जस्ट ऊपर वाली बिल्डिंग में ही रहा करती थी। तो वहां पर जाने के बाद जॉन अपनी माँ के साथ भी कुछ एक देर बातें करता है और उसके बाद जब उसकी माँ अपने काम पर लग जाती है तो पीछे से उसने उसके सिर पर भी गोली चला दी। उसकी माँ ने भी वहीं पर अपनी जान गंवा दी और वो वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद जॉन उसे भी उठाकर नीचे लाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे भी स्लीपिंग बैग में डालकर वहीं होल में ले जाकर छोड़ दे, लेकिन उनका वेट काफी ज्यादा था जिसके चलते वो उसे नहीं उठा पाया और वो उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस नीचे आ जाता है और कुछ एक देर तक वो अपने खाने की तैयारी करने लगता है। जब उसका खाना बन चुका था, तैयार हो चुका था, तो वो खाना खाने लगता है और वेट करने लगता है अपने बच्चों की कि उसी टाइम जॉन के पास उसकी बेटी के स्कूल से फोन आता है कि इसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, क्या आप आकर इसे ले जा पाएंगे। तो जॉन अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाता है और अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही वो लोग अपने घर पर पहुंचे, घर के अंदर जाते ही जॉन बेडरूम की तरफ जाने लगता है। उसकी बेटी बाहर का दरवाजा बंद करके अंदर आने लगती है और ये बात पूछने लगती है कि आखिरकार मॉम कहां पर है। और वो जब आंगन में पहुंचती है तो वहां पर जॉन आकर उसके सिर में भी गोली मार देता है। उसकी बेटी भी वहीं पर गिर जाती है और उसने भी अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद जॉन उसकी बॉडी को उठाकर स्लीपिंग बैग में रख देता है और उसे उठाकर वहीं
वहीं हॉल में पहुंचा देता है, जहां पर कि इस टाइम उसकी मोम की डेड बॉडी भी रखी हुई थी। और वो वापस आकर वहां की भी साफ सफाई करने लगता है, जहां पर वो खून के छींटे लगे हुए थे। सारी सफाई कर लेने के बाद वो फिर से वेट करने लगता है और उसके बाद उसका बेटा पैट्रिक भी घर पर आ जाता है। घर पर आते ही उसने अपना बैग साइड में रखा और सीधा वो जा पहुंचता है किचन में। वहां पर खाने की चीजें ढूंढने लगता है और इसी तरह खाने की चीजें ढूंढते ढूंढते वो अपने पिता से पूछता है कि क्या उसकी बहन अभी तक नहीं आई है और उसकी माँ कहाँ पर है। और ये सारी बातें बोलकर जब वो खाने की चीज लेकर अपने साथ बाहर आता है तो उसके सामने ही जॉन खड़ा हुआ था और उसके आते ही उसने उसे भी गोली मार दी। उसकी बॉडी भी इसी तरह स्लीपिंग बैग में रखकर हॉल में पहुंचा दी जाती है और उसके बाद वहां की भी साफ सफाई कर दी जाती है। लेकिन अभी तक उसका छोटा बेटा जॉन जूनियर नहीं आया था, तो जॉन सीधा उसके स्कूल जा पहुंचता है और जॉन जूनियर ने ये बात कही कि आज उसका मैच होने वाला है, फुटबॉल मैच है, वो अभी घर नहीं जा सकता। तो जॉन ने ये बात कही कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारा मैच देख लेता हूँ, और वो वहीं पर रुक जाता है। वो अपने बेटे को गेम के दौरान काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है और काफी ज्यादा हुटिंग करता है। गेम पूरा हो जाने के बाद वो अपने बेटे के सारे पसीने वगैरह पोंछकर अपनी गाड़ी में बैठाकर घर पर ले आता है और यहाँ पर लाकर जैसे ही उसका बेटा घर के अंदर जाता है तो जॉन ने पीछे से दरवाजे बंद किए और उसके सिर में भी गोली मार दी। लेकिन जब वो उसे गोली मार रहा था तो उसका बेटा जॉन जूनियर उसे मुड़कर देख लेता है और वो अपने आप को बचाने के लिए सिर को थोड़ा टेढ़ा करता है, लेकिन फेस को टेढ़ा कर लेने के बाद भी उसके मुंह पर जाकर वो गोली लग जाती है और वो गोली उसके जबड़े को चीरते हुए सीधी निकल जाती है। जॉन जूनियर अपने आप को बचाते हुए और अपने पिता से ये बात पूछते हुए कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन जॉन अपने बेटे को दर्द में नहीं देख सकता था, जिसके चलते उसने उसी टाइम उसके शरीर पर करीबन 9 गोलियां और चलाई और उसके बाद उसे भी स्लीपिंग बैग में डालकर हॉल में पहुंचा दिया। और ये सारा कांड कर लेने के बाद वो खाना बनाने के लिए जाता है, खाना बनाकर वो नहाने जाता है और उसके बाद वापस आकर खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही हुई वो दोबारा से नहाता है, चर्च जाता है और चर्च में जाकर अपने परिवार के साथ जो कुछ भी उसने किया था उन सारी चीजों के लिए माफी मांगता है और उसके बाद वापस घर पर आकर पूरे घर की लाइट जलाकर रेडियो को ऑन करके, ताकि उनके पड़ोसियों को यही लगे कि ये परिवार घर के अंदर ही है और सारी चीजें नॉर्मली चल रही हैं, वो घर के बाहर आ जाता है। और वहां पर आकर उसने अपने बच्चों के स्कूल में ये फोन कर दिया कि उनका एक रिश्तेदार बीमार है और उनकी पूरी फैमिली अपने उस रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रही है, जिसके चलते वो अगले कुछ एक दिनों तक स्कूल में नहीं आ पाएंगे। दूसरी तरफ उसने अपने बॉस के पास भी कॉल किया और यही सारी घटना बताई और इसके अलावा जिन जिन लोगों से वो फैमिली हर रोज मिला करती थी उन सभी को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। वहां पर जाकर उसने अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क कर दी और उसके बाद एक बस में बैठकर रेलवे स्टेशन के पास आ जाता है। वहां पर उसने एक टिकट ली और ट्रेन में बैठकर डेनवर चला जाता है। वहां पर जाकर वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। अब उसके ऊपर किसी भी परिवार के मेंबर का कोई भी बोझ नहीं था, जिसके चलते उसने नौकरी ढूंढना शुरू किया और जो भी नौकरी उसे मिल रही थी उससे वो खुद का खर्चा बड़े ही आराम से निकाल रहा था। धीरे धीरे कर उसके कारनामों को देखकर जिस तरह का वो मेहनती था उसे एक काफी अच्छी नौकरी मिल जाती है। अपना नाम बदलकर पैड्रिक क्लार्क कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुरानी जिंदगी से उसका कोई भी रिलेशन रहे और एक ना एक दिन पुलिस उसके घर पर जरूर जाएगी और उसके बारे में तहकीकात करेगी, जिसके चलते उसने पूरा नाम बदल लिया और यहाँ पर आकर डोलोरेस मिलर नाम की एक लड़की से शादी कर ली। अब वो परिवार में काफी ज्यादा खुश था और उसकी पत्नी भी उसे काफी ज्यादा प्यार किया करती थी। अब पहले वाला माहौल बन चुका था, ये वाली महिला भी अब काफी ज्यादा धार्मिक थी और ये दोनों ही हर रोज चर्च जाया करते थे। बिल्कुल मजे से इनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके परिवार में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी। तो वहाँ पर मौजूद उनके पड़ोसियों ने यही बात सोची कि इस घर के अंदर गाने चलते रहते हैं और हम लोग सुबह जॉब पर जाते हैं, शाम को वापस लेट आते हैं और हो सकता है आजकल इनका रूटीन यही चल रहा हो कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ये अंदर चले जाते हो और जब हम लोग अंदर आते हैं तो ये लोग बाहर रहते हो। और वैसे भी इनके घर पर काफी अच्छे अच्छे गाने चलते रहते हैं। तो उन लोगों ने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब दो महिलाएं इनके पड़ोसियों ने देखा कि इस घर के अंदर देख रही हैं, तो तुरंत उन्होंने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले वहां पर आ पहुंचते हैं और उन दोनों ही महिलाओं से ये बात पूछते हैं कि हाँ जी मैडम, आपको क्या चाहिए। तो उन दोनों महिलाओं ने कहा कि यहाँ पर पैट्रिका नाम की एक लड़की रहती है और हम दोनों उसकी टीचर हैं। वो पिछले काफी दिनों से स्कूल में नहीं आ रही है। हम लोगों ने उसके पिता से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। आखिरी टाइम में उन्होंने ये बात हमसे की थी, लेकिन उसके बाद काफी टाइम बीत चुका है, ये लड़की अभी तक वापस स्कूल नहीं आई है। तो पुलिस वालों ने भी कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, जिसके चलते वो लोग जाकर दरवाजा नॉक करने लगते हैं, लेकिन अंदर से दरवाजा किसी ने नहीं खोला। जिसके बाद वो लोग पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उसे तोड़कर, और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सन्नाटा छाया हुआ है, काफी ज्यादा धूल भी यहाँ पर जमी हुई है, मानो ये घर पिछले काफी दिनों से बंद हो। इसी तरह छानबीन करते करते जब वो लोग हॉल में पहुंचते हैं, वहां पर दरवाजा खोलते हैं तो वहां अंदर से उन्हें काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है। वो लोग अपने मुंह पर रुमाल रखकर अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर जब उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो वहां पर 4 स्लीपिंग बैग थे और चारों के अंदर अलग अलग लाशें रखी हुई थी। अभी तक उनकी टीचर्स का ये कहना था कि वो लड़की मिसिंग है
है, लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आई, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो ये केस मिसिंग से क्राइम का बन चुका था। और उसके बाद पुलिस वालों की और टीम भी यहाँ पर आ जाती है और जब इस पूरे घर को सर्च किया जाता है, पुलिस वाले इस घर के ऊपर जाते हैं, वहां पर जाकर छानबीन करते हैं, तो उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी और मिलती है और वो थी जॉन की मां एल्मा की। पुलिस वालों ने सारी चीजें देख ली कि यहाँ पर ये महिला मर चुकी है, ये लड़का था, ये भी अपनी जान गंवा चुका है, ये बूढ़ी महिला थी, इसने भी अपनी जान गंवा दी। टोटली अगर देखा जाए तो परिवार का हर एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है, सिर्फ और सिर्फ जॉन को छोड़कर। तो पुलिस वाले अलग अलग तरह के अपने अंदाजे लगाने लगते हैं कि आखिरकार जॉन के साथ क्या हुआ होगा। हो सकता है किसी ने आकर यहाँ पर इन सारे लोगों को मार दिया हो और उसके बाद जॉन को अपने साथ बंदी बनाकर ले गया हो। उन्होंने आस पड़ोस वालों से पूछा तो यही बात कही कि ये परिवार काफी ज्यादा खुशमिजाज था और इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसी तरह अगले काफी दिनों तक पुलिस वाले जब इस केस के ऊपर छानबीन करते रहते हैं तो उन्होंने पाया कि जॉन की गाड़ी इस टाइम वही पास में मौजूद एक एयरपोर्ट पर खड़ी हुई है। तो उन्होंने वहां से उसके सारे फिंगरप्रिंट वगैरह ले लिए और काफी सारी और भी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई भी ऐसी सबूत उन लोगों के हाथ नहीं लगे जिससे वो लोग इस बात को प्रूव कर पाए कि जॉन ही अपने पूरे परिवार को यहाँ पर निपटा कर चला गया है। पुलिस वाले अगले काफी दिनों तक जॉन की तलाश करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगती और धीरे धीरे कर यूं ही टाइम बीतने के साथ साथ ये केस ठंडा पड़ जाता है। 18 साल इन सारी बातों को बीते हो चुके थे। उसके बाद टाइम आ चुका था 1989 का, जब इस केस को फिर से ओपन किया जाता है। दो डिटेक्टिव इस केस को फिर से ओपन करते हैं और वो बंद पड़े इसी तरह के ठंडे पड़ चुके केसों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उनके हाथ ये केस लगता है। तो उन्होंने इसके ऊपर छानबीन करनी शुरू की और उन्होंने पाया कि इस केस में सिर्फ एक ही फोटो पुलिस वालों के पास जॉन की मौजूद है और इसी से इस केस को सोल्व करना होगा। और उस टाइम टीवी का एक काफी ज्यादा फेमस शो अमेरिकन मोस्ट हॉन्टेड आया करता था। तो पुलिस वाले उन शो वालों के पास जा पहुंचते हैं और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कहानी उन शो वालों को बताई, लेकिन उन टीवी शो वालों ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि इस केस को बीते हुए लगभग 18 साल बीत चुके हैं और अब हमें नहीं लगता कि इस केस में आप लोगों को किसी भी तरह की सफलता मिलेगी। लेकिन पुलिस वालों का यह कहना था कि हम लोगों ने इसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की है। हमारे पास जॉन की ये एक तस्वीर थी जो कि उसने 18 साल का होने पर खिंचवाई थी और इसी तस्वीर के सहारे हम लोगों ने काफी सारे इन्वेस्टिगेटर्स की मदद ली और काफी सारे मूर्तिकारों की मदद लेकर एक स्टैचू बनवाया है जो कि इस तरह का है। और उन लोगों का यही कहना है कि 18 साल का होने पर जॉन कुछ इस तरह का दिखाई देता था और आज के टाइम में इतने साल बीत चुके हैं, इतनी उसकी एज हो चुकी होगी और इस तरह का वो आज के टाइम में दिखाई देता होगा। और आखिरकार वो टीवी शो वाले भी मान जाते हैं। जब टीवी शो चल रहा था तो उन्होंने पूरी की पूरी डिटेल इस केस के बारे में अपने व्यूअर्स को बताई और उनसे मदद मांगी। और अगले काफी दिनों तक पुलिस वालों के पास अलग अलग जगह से कॉल आते हैं कि हाँ जनाब, इस तरह का एक बंदा हमारे पड़ोस में रहता है, लेकिन ये तो बचपन से ही यहाँ पर रहता है। और इसी तरह के काफी सारे और भी कॉल पुलिस वालों के पास आते हैं, लेकिन एक कॉल इन सबसे अलग था जहाँ पर सारी की सारी यही बातें बताई गई थी कि हाँ जनाब, एक आदमी है जो कि करीबन 15-16 साल पहले यहाँ पर आया था। उससे पहले वो क्या करता था इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह की फोटो आप लोगों ने टीवी पर दिखाई थी वो उससे काफी ज्यादा मैच करता है। आप लोग आकर इससे पूछताछ कर लीजिए, अगर कोई सफलता मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिएगा। जिसके बाद FBI सीधा उसी के घर पर जा पहुंचती है। उस टाइम उसकी वाइफ घर पर ही थी और पुलिस वालों ने ये बात पूछी कि क्या बॉब घर पर ही है, लेकिन उसकी वाइफ ने मना कर दिया कि वो तो जॉब पर गए हुए हैं और वो यहाँ पर जॉब करते हैं। FBI अब की बार वहीं पर जा पहुंचती है उसकी जॉब वाली जगह पर और वहां पर जाकर उससे बातें करती है। और पहली नजर में जब उन लोगों ने देखा तो वो हूबहू उसी जैसा था जैसा कि उनका स्टैचू। तो FBI जाकर उससे बातें करती है कि क्या आप ही का नाम बॉब है। उसने कहा कि हाँ जनाब, मेरा ही नाम है, बताइए जनाब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद पुलिस वालों ने पूछा कि अगर आपका ये नाम है तो जॉन किसका नाम है। ये बात FBI वालों की सुनते ही बॉब का पूरा दिमाग चकरा गया और उसने ये बात कही कि जनाब मेरा नाम जॉन नहीं है, मैं ना ही इस तरह के किसी आदमी को जानता हूँ। लेकिन जिस तरह के वो बातें कर रहा था उससे FBI को पूरा यकीन हो गया कि यही वो बंदा है जिसकी हमें पिछले काफी दिनों से तलाश है। और उसके बाद FBI वाले उसे अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर उससे पूरी पूछताछ करते हैं। और कुछ एक देर की मशक्कत के बाद उसने सारी की सारी बातें बताई कि हाँ जनाब, मैं वही बंदा हूँ जिसकी आपको तलाश है। दरअसल वो सारे के सारे कांड मैंने ही रचे थे और उसका खास कारण यही था कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब हमारी पूरी फैमिली काफी ज्यादा रिलीजियस हुआ करती थी, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उनका काफी ज्यादा बुरा हाल होता जा रहा था। वो लोग सारे के सारे ऐसे काम कर रहे थे जिनसे उनके नर्क में जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके काम ही कुछ ऐसे थे। हाँ, मैंने उन चारों को तो मुक्ति दे दी, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसे जबरदस्ती उसे मारना पड़ा, क्योंकि उसे पता है कि जब उसकी माँ को पता चलेगा कि उसके बेटे ने उसके परिवार को बिल्कुल खत्म कर दिया है तो वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाएंगी, जिसके चलते उसे अपनी माँ की भी जान लेनी पड़ी। उस टाइम वो खुद की भी जान गंवाने वाला था, आत्महत्या वो करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उसे पता था कि आत्महत्या करना एक पाप है और वो अगर ऐसा करता है तो उसे नर्क में जाना पड़ेगा। उसकी पूरी फैमिली को वो स्वर्ग में भेज चुका है, लेकिन अगर वो अब खुद की भी जान ले लेता है तो उसे नर्क में जाना होगा। बस वो अपने परिवार के पास जाने के लिए खुद जिंदा रहा और वेट
वेट करने लगा अपनी मौत की। लेकिन अकेले अकेले वो कब तक वेट करता, जिसके चलते वो दूसरे शहर चला जाता है और वहां पर जाकर फिर से शादी कर लेता है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर जज को भी पहले तो यही लगा कि शायद ये दिमागी तौर पर थोड़ा हिला हुआ है और इसका चेकअप करवाना जरूरी है। लेकिन सारी की सारी रिपोर्ट जब आ चुकी थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और जॉन के उन सारे कारनामों को देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।